Dear students, in the present lecture of elementary quantum mechanics, we are going to discuss Heisenberg's uncertainty principle. जैसा कि हम जानते हैं, Heisenberg uncertainty principle स्टेट करता है कि it is impossible to determine the position and momentum of the microscopic particle like electron simultaneously and accurately. So according to this principle, किसी elementary particle का microscopic particle का जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इसके लिए अगर हम पोजीशन को और मोमेंटम को साथ साथ निकालेंगे, साइमल्टेनियसली निकालेंगे और ये चाहेंगे कि वो एक्यूरेटली निकले, तो ऐसा नहीं होगा। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं होगा। सो इसका मतलब है एक्यूरेटली नहीं निकलेगा, यानी कुछ ना कुछ एरर रहेगा, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। सो पोजीशन में अनसर्टेनिटी को डेल्टा एक्स से प्रेजेंट करा जाता है और उसी तरह से मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को डेल्टा पी से प्रेजेंट करा जाता है। और हेजनबर्ग ने ये डिराइव करा कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा h/4π से ज्यादा होगा या कम से कम उसके बराबर होगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है। अब हमें पता है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया जा सकता है m इंटू डेल्टा यू से, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। सो किसी पार्टिकल का मास तो फिक्स होगा, तो अगर अनसर्टेनिटी की बात करेंगे मोमेंटम में, तो उसके वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पे एक और फॉर्म मिल जाती है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जिसमें लिखा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, जहाँ पे m हो जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल। सो अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि कितना इनएक्यूरेट डिटर्मिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ डेल्टा एक्स या डेल्टा यू रहेगा या डेल्टा पी रहेगा, तो इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है। जब इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर हम पोजीशन और मोमेंटम को साथ में निकालें या पोजीशन या और वेलोसिटी को साथ में निकालें, तो इनका डिटर्मिनेशन एक साथ नहीं हो पाएगा। अब हम ये समझते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटीज आ रही है या जो ये इनएक्यूरेसीज आ रही है, ये क्यों हो रहा है पोजीशन और वेलोसिटी में। ऐसा बड़े पार्टिकल्स के लिए तो नहीं होता है, किसी भी बड़े पार्टिकल की हम वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ निकाल सकते हैं, बट एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते। उसका रीजन ये है कि इनका मास जो होता है ये बहुत कम होता है, दे हैव वेरी स्मॉल मास। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻35 ग्राम के रेंज में, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। और जिस वजह से ये पार्टिकल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या क्वांटम से कोलाइड करते हैं, तो इनकी एनर्जीज में फर्क आ जाता है, इनकी पोजीशन और इनकी वेलोसिटीज में फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाली जा सकती। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन समझते हैं। इसे कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और ये एक पर्टिकुलर पाथ में जा रहा है, ऐसे ये इसका पाथ है, इसे ऐसे जाना है और इसके पाथ में एक फोटोन जिसकी एनर्जी h है, ये आके इससे कोलाइड करता है। ये आता है यहाँ से, ये क्योंकि जो क्वांटम है इसमें वेव नेचर है, सो ये पार्टिकल जो है ये आता है और ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है और इस कोलिजन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पाथ बदल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरफ चला जाता है कोलिजन के बाद, और फोटोन भी क्या होता है, कोलाइड करने के बाद अलग डायरेक्शन में चला जाता है, जिसको हम विजुलाइज कर लेते हैं। प्रैक्टिकली तो फोटोन को देखना मुश्किल है, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि इससे हमारे पास ऐसा माइक्रोस्कोप है जिससे हम ऐसे पार्टिकल को देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत कम होता है, और जिस वजह से ये फोटोन से, क्वांटम से प्रभावित हो जाता है और जिस वजह से इसका कोलिजन हो पा रहा है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बॉल है अगर जिसका मास बहुत ज्यादा है, उससे अगर एक छोटी बॉल टकराती है तो ऑब्वियसली छोटी बॉल ही स्कैटर होगी, ये टकरा करके दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। बट अगर दो छोटी छोटी बॉल है ये आपस में टकराएंगी आकर के, तो ये भी स्कैटर होगी और दूसरी बॉल भी स्कैटर होगी। तो वैसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों ही छोटे पार्टिकल हैं, जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो दोनों में स्कैटरिंग हो रही है, दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। अब क्योंकि फोटोन स्कैटर हुआ है यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्कैटरिंग के बाद, कोलिजन के बाद किस डायरेक्शन में गया, ये हम कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे। हमें तो ये पता था कि इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पे था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोन का वेलोसिटी जो होता है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की ऑर्डर में होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है 10⁶ मीटर पर सेकंड के रिलेटिवली ऑर्डर में होती है। इससे थोड़ा सा ज्यादा भी और कम भी हो सकती है। तो 10⁸ बहुत ज्यादा स्पीड है, इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन भी
थोड़ा बहुत स्लो है, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा स्लो है, थोड़ा बहुत स्लो है। सो अगर फोटोन यहाँ से कोलाइड करके जब तक यहाँ पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन भी किसी न किसी कोलिजन के बाद किसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और वो कहीं और पहुंच जाएगा। अब क्योंकि कोलिजन यहाँ पे हुआ तो हम इलेक्ट्रॉन को समझेंगे कि वो इस जगह पे लोकलाइज्ड है, बट इलेक्ट्रॉन तो अब यहाँ पे नहीं है। जब तक फोटोन यहाँ तक पहुंचा, जब तक इसको रिकॉर्ड करा गया, डिटेक्ट करा गया, तब तक इलेक्ट्रॉन कहीं और पहुंच गया था। अब ये तो मैंने आपको बोला कि ये इस डायरेक्शन में आया, मुझे क्या पता ये इस डायरेक्शन में गया हो या इस डायरेक्शन में गया हो या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है कोलिजन के बाद। यानी कि ये इस रीजन में कहीं पर मिलेगा हमको। अब कहाँ मिलेगा एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते। यानी कि अब हम रीजन की बात करेंगे, किसी लोकल पोजीशन की, किसी पर्टिकुलर पोजीशन की हम बात नहीं कर सकते फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन में अब वेव नेचर की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोकलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो कहीं इस रीजन में, इस पॉइंट पे हो, कभी कहीं यहीं पर हो, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसको। सो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी छोटा पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि पोजीशन और वेलोसिटी, इनको हम साथ में नहीं निकाल पाएंगे। जैसा मैंने अभी यहाँ बताया, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन में कोलिजन के बाद एनर्जी का एक्सचेंज हुआ हो, जब ये कोलाइड कर रहे हो तो इनमें एनर्जी का एक्सचेंज हुआ हो सकता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो गई हो या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई हो। तो पोजीशन के साथ साथ, एक्स के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, यानी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी इनकी पोजीशन और वेलोसिटीज में। और इन्हीं अनसर्टेनिटीज को कोरिलेट करा जाता है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से। अब हम आगे देखते हैं इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बड़े पार्टिकल के लिए जैसे मैंने अभी बताया था, उन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन और वेलोसिटी में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। तो बड़े पार्टिकल के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई रिलेवेंस नहीं होता। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स के लिए जो अनसर्टेनिटीज होंगी वो बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल एरर्स। इसलिए बड़े पार्टिकल्स के लिए हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई रिलेवेंस नहीं है। बट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए। तो अभी हम पहला पॉइंट देख रहे हैं इसमें, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो अनसर्टेनिटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। डेल्टा एक्स की और डेल्टा वी की वैल्यू ज़्यादा आती है, और ये वैल्यूज उनकी जो बाकी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती है उसके कंपैरिजन में आती है, इसलिए हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहला आउटकम यहाँ पर यह है कि जो पोजीशन होती है ऐसे पार्टिकल्स की, उसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, और इस वजह से ऑर्बिट का जो कंसेप्ट है ये फेल हो जाता है। डी ब्रॉगली इक्वेशन की हेल्प से भी हमने ये समझा था, और हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी हम ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक जगह लोकलाइज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी को हम नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, और इस वजह से क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है एट एटॉमिक लेवल। अब हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, ये प्रिंसिपल सजेस्ट करता है वेव नेचर इन इलेक्ट्रॉन, और इस वजह से अब ऑर्बिट का कंसेप्ट को हमें छोड़ना पड़ेगा, और अब यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रीजन की, और उस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। तो हम उस रीजन में प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कितने हैं, इसके बाहर मिलने के चांसेस कितने हैं, इस तरह से बात करी जाएगी। और वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, the 3-dimensional region where the probability of finding of electron is maximum is known as orbital। यानी कि वो रीजन, अगर हम एटम की बात करें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे उसको अब ऑर्बिटल बोला जाएगा। ऑर्बिटल 2 डायमेंशनल नहीं होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक और कंसेप्ट निकल के आता है, ऑर्बिटल का। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ऑर्बिटल का कंसेप्ट कहाँ से आता है, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आता है। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स है, उसको हम एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए नहीं लगा सकते। और दूसरा पॉइंट अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में ना हो करके ऑर्बिटल्स में होते हैं, और ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करा जाएगा, ये वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दिस प्रिंसिपल हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई
electron does not exist in the nucleus. By this principle, the non-existence of electron in the nucleus is explained. अब इसको हम समझने के लिए हम यहाँ पे जरा जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका एक प्रिंसिपल समझ लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स कुछ अलग अलग कंसेप्ट से बेस्ड है जिसके बहुत सारे आउटकम है। एक आउटकम ये है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जिसका कुछ डेफिनेट मास है उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर ये वायलेट होता है कुछ कंडीशंस में तो उन कंडीशंस को हम गलत मानते हैं या बोलते हैं कि ये कंडीशंस नहीं हो सकती। तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे अब हम देख रहे हैं कि से अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करेगा तो न्यूक्लियस की अगर हम साइज की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर ना रह करके ऑर्बिटल्स में ना रह करके न्यूक्लियस के अंदर चला जाए तो ये इस न्यूक्लियस के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। न्यूक्लियस का जो रिलेटिव साइज होता है, लगभग साइज जो होता है वो 10⁻⁻14 मीटर में होता है। यानी कि यही यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे भी मिल सकता है। तो अगर हम वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालेंगे तब इलेक्ट्रॉन की, हमने यहाँ पे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन लिया है डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm, और यहाँ पे हमने डेल्टा x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमें प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पर 10⁻⁻14 रखना है। तो आगे से सॉल्व करें हम तो ये वैल्यू आ रही है 5.79 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है 10⁻8 के ऑर्डर में। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स नो पार्टिकल कैन हैव वेलोसिटी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो पाती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। सो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड नहीं कर पाएगा। तो ये कंसेप्ट हमने, जैसा मैंने अभी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर जाता है तो ये मॉडर्न फिजिक्स को वॉयलेट करेगा और इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर सस्टेन नहीं कर पाएगा, रह नहीं पाएगा। अगर हम फिजिकल सेंस में बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाता है तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन करके न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूट्रॉन बना लेते हैं और गामा रेडिएशंस का एमिशन करते हैं। फिजिकली भी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ में नहीं एग्जिस्ट कर पाते हैं, अगर ये आते हैं तो ये कंबाइन करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं और गामा रेडिएशंस कुछ डेफिनेट एनर्जी की रिलीज होती है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। अब जो हमें नेक्स्ट यूनिट पढ़नी है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देयर इज अ लिमिट अप टू विच फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज मेजर्ड। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एटम और एब्जॉर्ब बाय एटम और मॉलिक्यूल कैन बी मेजर्ड, बट उसकी मेजरमेंट की कुछ एक्यूरेसी है। हमें पता है, बोर थ्योरी में भी हमने पढ़ा है कि से दो एनर्जी लेवल्स हैं, कोई एक n1 लेवल है और एक कोई n2 लेवल है। से इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी E2 है। तो जब यहाँ पे ट्रांजिशन होगा बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सम रेडिएशन, सो यहाँ पर दो एनर्जी लेवल्स हैं और उनके बीच का एनर्जी गैप जितना होगा उतनी एनर्जी की रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। यानी कि डेल्टा ई हमें पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एच न्यू, और यहाँ से न्यू हम निकाल सकते हैं डेल्टा ई अपॉन एच। सो जब स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से, एक्सपेरिमेंटली इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जब हम न्यू निकालते हैं तो इसके निकालने की एक लिमिट होती है, इसकी एक्यूरेसी की एक लिमिट होती है। जैसे अगर हम निकाल रहे हैं, से ये हो रहा है 260.03 सेंटीमीटर इनवर्स, या अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर्ट्ज की में अगर हम इसे निकालेंगे, सेकेंड इनवर्स में इसको निकालेंगे तो 03 तक निकाल लेंगे, या 036 तक, या 0369 तक, ऐसे करके हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक ही निकाल पाएंगे। उसके बाद कुछ ना कुछ एरर आएगा इस फ्रीक्वेंसी वैल्यू में, डेल्टा न्यू भी होगा कुछ ना कुछ। अब ये क्या होगा, क्यों होगा, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें समझना है कि जब भी ट्रांजिशंस होंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, किसी एटम में या मॉलिक्यूल में, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी अगर हम मेजर करेंगे या वेवलेंथ अगर हम मेजर करेंगे तो इनमें भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, कुछ ना कुछ एरर रहेगा। और ये भी कहाँ से आता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आता है। कैसे आता है इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।